नियोप्लाज्म। उधर जा ना। ठीक है, लिवर नियोप्लाज्म। अब लिवर नियोप्लाज्म मेनली दो तरह के थे। क्या क्या? बेनाइन एंड तो एक था बेनाइन और दूसरा क्या था? मैलिग्नेंट। सेकेंड वॉज मैलिग्नेंट। ठीक है, बेनाइन में हमने क्या क्या पढ़ा था? फटाफट बता दो। हेपेटिक एडिनोमा, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया एंड हेमेंजियोमा। हेपेटिक हेमेंजियोमा। ठीक है, इसी को ही हमने क्या कहा था? कैवर्नस हेमेंजियोमा। ठीक है, एक और चीज हमने कल पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी रूल ऑफ ट्रिपल फेज सीटी इन डायग्नोसिस ऑफ लिवर नियोप्लाज्म। लिवर नियोप्लाज्म। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, जब भी आप लिवर नियोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे थे तो हमने मेनली तीन केसेस पढ़ी थी। क्या क्या थी वो? मैसेज करके कोई मुझे बता सकता है? व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ सीटी? आर्टीरियल फेज, परफेक्ट, डिलेड और वीनस। आर्टीरियल, वीनस एंड डिलेड फेज। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हम बात करते हैं लिवर की ब्लड सप्लाई, तो नॉर्मली क्या होता है और ट्यूमर में क्या हो जाता है? तो ये सबको याद है? आई होप सबको याद होगा। जिसको नहीं याद है उसके लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है,
देखो इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है बेटा, नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल हेपेटिक आर्टरी कितना कंट्रीब्यूट करती है, हेपेटिक आर्टरी कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 20%, शाबाश। ठीक है। और पोर्टल वेन का, पोर्टल वेन का 80%। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्यूमर अगर डेवलप हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, ट्यूमर जब डेवलप होगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेजर सप्लाई, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो मेनली यहाँ से ब्लड आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और कोई बता सकता है क्या, कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द लिवर कितना होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है बेटा, टोटल अमाउंट ब्लड कितने से फ्लो करता है, 1500 ml। गुड रोशन। 1300 to 1500 ml। ठीक है, पर मिनट। ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने कल काफी कुछ कवर कर लिया था। आज जो हमें बेसिकली पढ़ने, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट, यस और नो, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी ने पूछा था एनसीसीटी का क्या रोल है ना। देखो, एनसीसीटी इज नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी। ठीक है। तो जब भी आप नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी कराते हो, ठीक है, एनसीसीटी होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट। तो जब भी नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी कराते हो, तो आप लिवर का एक बेसिक, जैसे कोई भी अगर आपको लिवर का बेसिक आइडिया लेना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले एक नॉर्मल सीटी कराओगे ना, दैट इज नॉर्मल सीटी। उसके बाद फिर आप डाई डालोगे। ठीक है। तो कई बार कुछ ऐसे लीजन्स हुए, ये लिवर का नॉर्मल हमें स्ट्रक्चर देखना है, तो हम सिर्फ एनसीसी एनसीसीटी कराएंगे, मतलब नॉर्मल करवाएंगे। ठीक है। दूसरा एनसीसीटी कौन से पेशेंट में कराते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कराते हैं जिसमें किसी पेशेंट में किडनी डैमेज होती है। ठीक है। अब ये किडनी किसी भी कारण से डैमेज हो सकती है। ठीक है। हो सकता है उसको पहले कोई किडनी की बीमारी रही हो या कुछ और दिक्कत रही हो, लेकिन उसको किडनी डैमेज है। अब इसमें क्या होता है, जब आप डाई डालोगे तो डाई निकलेगी कहाँ से, किडनी से। अब अगर किसी की किडनी खराब है तो वो क्या करेगी, डाई किडनी को और डैमेज करती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एनसीसीटी कराते हैं। ठीक है। ओके। चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब बिनाइन मैलिग्नेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा क्या है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। जो मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होते हैं, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ठीक है। अब ये दो तरह से डिराइव हो सकते हैं। कैसे? अगर ये लिवर है तो हमने क्या पढ़ा था, लिवर में दो तरह के सेल्स होते हैं, है ना। अगर मैं इसको इतना कट कर दूं, और कट करके ये हो गया हमारा लोब्यूल, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूं तो हमें कुछ ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा। यस और नो? जिसके बीच में क्या होगा? सेंट्रल वेन। और यहाँ पर क्या होगा? हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होगा यहाँ पर? हेपेटोसाइट्स होंगे। ये हो गए हेपेटोसाइट्स। दूसरा क्या होंगे? बाइल डक्ट्स, है ना। तो ये क्या हो गए? हमारे हेपेटोसाइट्स। और दूसरा अगर मैं यहाँ पर बना दूं तो ये हो गया हमारा बाइल डक्ट्स, ठीक है। अब अगर कोई भी ट्यूमर जो मैलिग्नेंट है, अगर वो हेपेटोसाइट्स को इन्वॉल्व कर रही है, मतलब ट्यूमर अराइज फ्रॉम हेपेटोसाइट्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटो सेल्यूलर कार्सिनोमा, ठीक है। ब्रैकेट में हमने लिख लिया HCC, ओके। और अगर यही ट्यूमर अराइज कर रहे हैं, इफ these tumors arise from arise from biliary epithelial cells, biliary epithelial cells, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी को पता है? इसको हम कहते हैं, है तो लिवर के अंदर, सो इंट्रा हेपेटिक, बाइल से है, बिलियरी एपिथेलियम से है, सो
इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हम कब कहेंगे और इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा कब कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, लिवर सेल डिफरेंशिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि अगर चिल्ड्रन है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ये जो सेल्स होते हैं क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का एक और वेरिएंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेपेटोब्लास्टोमा। ओके, तो मेनली हमें क्या पढ़ना है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास क्या होते हैं और इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा क्या होते हैं। इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमास क्या होते हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम ये देखते हैं कि मैलिग्नेंट अगर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म लीवर के हैं, ठीक है, तो कौन कौन से पेशेंट्स में ऐसा हम सस्पेक्ट करेंगे, मतलब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे ना जिसमें आप ये सस्पेक्ट करोगे कि इसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे। कोई गेस कर सकता है। ओके, हिंट देता हूं मैं आपको, अल्कोहल, शाबाश, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया। और हिंट दे रहा हूं मैं, पहली हिंट है कि एडिनोमा कैन कन्वर्ट इनटू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हमने कल पढ़ा था। तो ऐसे पेशेंट जिनको एडिनोमा होगा, ठीक है, उसको चांसेस हैं कि एचसीसी डेवलप हो जाए। दूसरा, जब हम एडिनोमा पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसे पेशेंट्स जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होती हैं, ऐसी फीमेल्स, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे ले रही हैं बहुत सारी, ठीक है, उनको एडिनोमास के चांसेस हैं। उनको एडिनोमास होगा तो उनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। सो नेक्स्ट इज ड्रग। ड्रग्स में मेनली क्या होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, या फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। थेरेपी, ओके। तीसरी चीज, जिनको क्रोनिक्स अल्कोहलिज्म, ठीक है, उसमें होगा। चौथा, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीने से क्या होता है, लिवर सिरोसिस,
सो लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, ठीक है, अगर पहले उसको कोई मेडिकल डिसीज है, मतलब हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी, ओके, तो भी हो सकता है। नेक्स्ट किसी ने डिस्कस किया एफ्लाटॉक्सिन। तो कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, फंगल टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें फंगल मेटाबोलाइट्स होते हैं, फंगल मेटाबोलाइट, एग्जाम्पल एफ्लाटॉक्सिन्स, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हो सकता है ना। तो ये मेनली है, स्मोकिंग भी है रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग एंड डाइटरी फैक्टर्स लिख देता हूँ मैं। फैक्टर्स, तो ये सारी चीज क्या होते हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। मोटा मोटा इतना तो याद रखना है हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और याद रखना है तो याद रख सकते हो, ठीक है, जैसे कि कॉपर डिफिशियंसी, लिवर सिरोसिस, विल्सन डिसीज, बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना याद रखना है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, इफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, तो पेशेंट्स को क्या कंप्लेंट्स होंगी। क्लिनिकल फीचर्स, अब ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो या फिर कोलेंजियो कार्सिनोमा हो, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स तो मोर और लेस सेम ही रहेंगे। तो क्या क्या होंगे, अपर एब्डोमेन लंप फील हो सकता है, राइट अपर एब्डोमेन पेन, ठीक है। इसके अलावा जब लिवर डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ये मेनली क्या बनाता है, एल्बुमिन वगैरह बनाता है ना। अब क्या होता है, जो एल्बुमिन होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल, उसके अंदर एल्बुमिन रहता है, ये एल्ब्यूमिन पार्टिकल बना रहता है ब्लड के साथ में। तो जब एल्ब्यूमिन पार्टिकल बना रहता है तो क्या करता है, ये एक ब्लड वेसल में एक प्रेशर क्रिएट करके रखता है अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये लार्जर मॉलिक्यूल है। और इसका मेन काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन का, ये क्या प्रोवाइड करता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है बॉडी में, ठीक है, गुड। सो इट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर, प्रेशर, या फिर हम क्या बोलें, इट प्रिवेंट्स
फ्लूइड टू गो आउटसाइड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी यहाँ पर फ्लूइड भरा था यहाँ पर, ठीक है, अब क्या है, वो क्या है, अंदर ही रहता है। अब मान लो अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया, लिवर ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? ये स्टेट अब कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये वेसल है। अब क्या होगा, जो एल्ब्यूमिन अंदर था वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जब बहुत कम हो जाएगा तो ये जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, ये जो अंदर फ्लूइड भरा होता है, अब क्या होता है, कोई इनवर्ट प्रेशर है नहीं। जब इनवर्ट प्रेशर नहीं रहता तो ये फ्लूइड आसपास के स्पेस में चला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लूइड ooze, फ्लूइड ooze। ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, तो आसपास का एरिया क्या होगा, पेरी कैपिलरी, पेरी कैपिलरी एरिया। तो जब पेरी कैपिलरी एरियाज में चला जाएगा तो क्या होगा, धीरे 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 ये फ्लूइड क्या होगा, एब्डोमेन के आसपास डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, ये जब फ्लूइड डिपॉजिट होने लगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को असाइटिस। ठीक है, तो मेनली एब्डोमिनल स्वेलिंग, ठीक है, ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, असाइटिस। तो असाइटिस डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जब लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा होता है तो लीवर का एक इम्पोर्टेंट काम होता है कि जितना भी अमोनिया है उसको क्या करना, यूरिया में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब क्या होता है, अगर लीवर ढंग से काम नहीं करेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगी, और जब ये प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो जब भी लीवर डैमेज होता है अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। अब ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है। उसके कारण क्या होता है, पेशेंट को सीएनएस सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है, क्या आने लगते हैं, सीएनएस सिम्टम्स। अब इसके कारण क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टरबेंस, और पेशेंट को क्या होता है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो चाहे कोलेंजियो कार्सिनोमा हो, उसमें क्या होगा, राइट एब्डोमिनल अपर एब्डोमेन में मास फील होगा, अपर एब्डोमेन पेन होगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगी, वेट लॉस होगा, वेट लॉस, कोई भी ट्यूमर होगा, वेट लॉस, एनीमिया तो कॉमन है। ठीक है, जहां लिवर इन्वॉल्व है वहां पर जॉन्डिस भी हो सकता है। ये बेसिकली लेट फीचर होता है, लेट फीचर। ओके, अच्छा, इसके अलावा
इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टिगेशंस अगर आप करवाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स हो गए। इसके अलावा पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ में भी आ सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ब्लीड पढ़ा था। आप में से जो लोग भूल गए हैं उनको हम याद दिला देते हैं कि लार्जर एडिनोमास, लार्जर एडिनोमास कैन कॉज हेपेटिक रप्चर, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन के साथ में भी आ सकते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। ओके, अगर क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आप लोग कराएंगे? इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे? लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें क्या मिलता है? सारे लिवर फंक्शन टेस्ट ये क्या होंगे? एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, एबनॉर्मल। ओके, लिवर फंक्शन टेस्ट में हमने तीन तरह के टेस्ट पढ़े थे ना। एक तो सिंथेसिस, दूसरा सिक्रीशन, और तीसरा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। पढ़े थे? पढ़े थे ना बच्चे? तो वो सारे क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कई बार आप ऐसा भी देखोगे, कई बार अगर लिवर सिरोसिस डेवलप हो गई है पेशेंट में, ठीक है, अगर डेवलप हो गई है, इसका क्या मतलब है? लिवर सिरोसिस का मतलब होता है कि जो लिवर है पहले ऐसा था, ये नॉर्मल था। अब क्या हुआ? जब डेवलप होने लगी लिवर सिरोसिस तो क्या किया? लिवर ने अपना साइज इंक्रीज किया। ठीक है, इंक्रीज किया। तो ये क्या है? इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज। ऐसे में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ओटीपीटी, एसजीओटी, एसजीपीटी ये भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 लिवर क्या होता है, जब पूरा सिरोसिस में चला जाता है तो लीवर अपना साइज क्या कर लेगा? छोटा कर लेगा। ठीक है, लीवर अपना साइज छोटा कर लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? अब ये सिकुड़ गया। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सिरोटिक लिवर। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ? अब ये जो लिवर के ज्यादातर जो सेल्स हैं वो क्या हो गए? डेड हो गए। जब ये ज्यादातर सेल्स डेड हो गए तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बिलीरुबिन आ रहा है आपका, ठीक है, बिलीरुबिन तो बहुत बड़ा होगा।
क्योंकि बाइल निकल ही नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन ओटीपीटी, ये जो एंजाइम्स हैं, ये हो सकता है नॉर्मल हो। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर क्रोनिक लिवर फेलियर का पेशेंट है तो एंजाइम्स उसके नॉर्मल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिवर सेल अब क्या हो गए, डैमेज हो गए। जब लिवर सेल ही डैमेज हो गए तो एंजाइम्स तो नॉर्मल ही आ जाएंगे ना उसके। ठीक है। ओके। इसके अलावा जो मेजर और इन्वेस्टिगेशन आप लोग करवाओगे वो क्या करवाओगे? इमेजिंग टेक्निक, है ना, जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी आती है, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई आती है, और लास्ट में लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी कराते हैं। ठीक है। ओके। अगर मैं बात करूं इसका स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड, चूंकि क्या है, मैलिग्नेंट है, तो अगर मैलिग्नेंट है तो आसपास फैलेगा, तो ये डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है। ठीक है। ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, और लिम्फ नोड्स के थ्रू भी हो सकता है। सो डायरेक्ट स्प्रेड, अब डायरेक्ट स्प्रेड होगा तो कहाँ जाएगा? आसपास के एरिया में जाएगा ना, तो डायफ्राम को इन्वॉल्व करेगा, कोलोन को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है। अगर लिम्फ नोड्स के थ्रू जा रहा है, अगर लिम्फ नोड के थ्रू जा रहा है तो मेनली कहाँ इन्वॉल्व करता है? पोर्टा हेपेटिस को। अब पोर्टा हेपेटिस क्या है सबको पता है ना, यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर ब्लड के थ्रू जा रहा है तो मेनली लंग्स में, बोन में ट्रेवल कर सकता है, और बॉडी में कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, ब्रेन तक में भी जा सकता है। तो ये हो गया स्प्रेड। अगर ये क्लियर है, आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज क्या होती है। सो ट्रीटमेंट का जो मेन मोटो होता है वो क्या है? सर्जिकल। ओके। सर्जिकल। अब इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि लीवर किसी पर्टिकुलर लोब में था ट्यूमर। ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर लोब में होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ये लोब, इसको हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। तो इसमें हमने थोड़ा सा पोर्शन बचा रखा है, थोड़ा सा अगर पोर्शन बचा रखा है तो हम इसको क्या कहेंगे, पार्शियल हेपेटेक्टमी। हेपेटेक्टमी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिवर में जो थोड़ा सा पोर्शन है वो हम छोड़ देते हैं। ठीक है। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर आपने सिंगल लोब भी छोड़ दिया, ठीक है, सिंगल लोब भी अगर नॉर्मल है तो ये क्या करता है,
ये अपना फंक्शन करता है, ये अपना फंक्शन प्रॉपर करता है। ठीक है। ओके। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम क्या है, पूरा का पूरा लिवर इन्वॉल्व है, ग्रॉसली। पूरा का पूरा ट्यूमर इन्वॉल्व है, ग्रॉसली। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है, लिवर ट्रांसप्लांट का। लिवर ट्रांसप्लांट। ओके। एक और मोडेलिटी है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। वो क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी ट्यूमर है उसमें आर्टेरियल का हाइपरवेस्कुलराइजेशन हो जाता है, पढ़ा था। यस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये लिवर है, ठीक है, अगर ये आर्टरी है, और ये एओर्टा है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, एओर्टा जा करके नीचे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इंटरनल आइलेक और एक एक्सटर्नल आइलेक। अब एक्सटर्नल आइलेक चली जाती है कहाँ पर, नीचे की तरफ। ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई ज्यादा आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, है ना, और उसके कारण ये ट्यूमर बन गया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई को यहाँ पर रोक दें, ठीक है, रोक दें, तो क्या होगा, ट्यूमर अपने आप श्रिंक कर जाएगा, कर जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फीमोरल वेन के थ्रू जाते हैं, ठीक है, फीमोरल आर्टरी के थ्रू, सॉरी, यहाँ गए और जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर ग्लू डाल देते हैं, ग्लू। तो जब आप ग्लू डाल दोगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो लिवर सेल है, ट्यूमर, वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ओके। ये मेनली किसमें इफेक्टिव होगी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसमें होगी ये, अगर ट्यूमर ब्लड वेसल्स का हो, मतलब कि हेमेंजियोब्लास्टोमा या फिर हेमेंजियोमा में। ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, एम्बोलाइजेशन। ओके। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को।